नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। इसमें हम देख रहे थे मुर्दहिया आत्मकथा। और मुर्दहिया आत्मकथा के दो भाग हो गए थे, दो खंड हो गए थे। और आज जो है अकाल में अधिक मास यह प्रारंभ होने वाला है। यह इस आत्मकथा का तीसरा अंश है, तीसरा खंड है, तीसरा सर्ग है। अग- ऐसे हम कह सकते हैं। तो यह पूरे लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति पढ़ाया जा रहा है। और यह जो मैं पढ़ा रहा हूँ, यह ऑल सेट परीक्षा, ऑल सेट एग्ज़ाम, ऑल ऑल सेट एग्ज़ाम, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम, इन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले यह क्लास हैं। इससे पहले हमने बहुत कुछ रचनाओं का लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन किया है। और आज हम इसके आगे का भाग देखेंगे। तो यह सब कुछ निःशुल्क है। और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। जैसे तैसे अपारंपार भय और दहशत के बीच सन सन 57 बीता, यानी सन 57 बीता यानी 1957 बीता, 1957 बीता। गाँव वाले कहते थे कि यह 57 सताने वाली होने के कारण ही 57 कहलाती है। यानी गाँव वाले जो है पहले से अंधविश्वास से भरे हुए थे। तो वह कहते थे यह 57 जो है यह क्या थी, तो यह जो है सताने वाली है, इसलिए इसको 57 कहा जाता था। 57 कहलाती है, ऐसा कहते थे। किंतु सन 58 भी 57 से भिन्न नहीं था। यानी 58 में भी बहुत कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नौ ग्रहों के मेल से उत्पन्न अनिष्टकारी संभावना तथा मुखर मुड़ मुड़कटवा धोकर 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 कसवा एवं लड़ सुंगवा बाबाओं का आतंक जारी रहा। किसी भी साधु या लंबी दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखते ही लोग इधर उधर भागने लगते थे। सबसे बुरा हाल छोटे छोटे बच्चों का था। यानी जो भी वो बाबा साधु को देखकर लोग जो है यहाँ वहाँ भागने लगते थे। तो इसमें जो है छोटे बच्चों का बहुत बुरा हाल होता था। बहुत दिनों तक आसपास के गांवों के बच्चों के साथ हम झुंड बनाकर स्कूल जाते थे। हमारा स्कूल मिट्टी की दीवार वाला 4 कमरों का एक खपरेल मकान था। यानी लेखक का स्कूल कैसा था, तो वो मिट्टी की दीवारों से बना हुआ स्कूल था। और उसके ऊपर खपरेल थे जो मिट्टी के बने रहते थे, जिससे एक कमरे में एक तरफ ढेर सारा चौला तथा गोहरा रखा हुआ होता तथा दूसरी तरफ खाना बनाने के लिए मिट्टी का चूल्हा होता था, जिस पर प्राइमरी स्कूल के पांचों अध्यापकों का रोज दोपहर का खाना पकाया जाता था। यानी चूल्हे पर जो प्राइमरी स्कूल के 5 अध्यापकों का दोपहर का भोजन होता था। अंत पांचों कक्षाओं में सिर्फ 3 कक्षाओं के ही छात्र स्कूल में बैठ सकते थे। वैसे भी खाना पकाने से उठते धुएं के फैल जाने से छात्रों को बहुत परेशानी होती थी। इसलिए अधिकतर कक्षाएं स्कूल के आसपास स्थित शिव मंदिर के बगल में पोखरे के किनारे पेड़ों के नीचे लगती थी। यानी किसके किनारे? पोखरे के किनारे पेड़ों के नीचे लगती थी। हम सुबह स्कूल पहुंचते ही पोखरे पर दौड़ते हुए जाते और किसी घनी छाया वाले पेड़ के नीचे जगह छेकते ताकि धूप से बचते हुए दिन भर वहां पढ़ सके। कभी कभी घनी छाया वाले पेड़ के नीचे कब्जा करने की होड़ में अन्य कक्षाओं के छात्रों से मारपीट तक हो जाती थी। इसकी शिकायत हेड मास्टर तक पहुंच जाती। एक दिन हेड मास्टर परशुराम सिंह ने हमला की फैसला दिया कि कोई भी घनी छाया वाला पेड़ किसी एक कक्षा के लिए निर्धारित नहीं रहेगा, बल्कि जिस किसी कक्षा के छात्र वहां पहले पहुंचेंगे वे ही उस पेड़ के नीचे बैठेंगे। यानी एक दिन जो हेडमास्टर थे, हेडमास्टर का नाम जो था परशुराम सिंह थे, उन्होंने निर्धारित किया कि किसी एक पेड़ में किसी एक कक्षा का निश्चित जगह नहीं होगी। जिस कक्षा के बच्चे वहां पर पहले जाएंगे उनकी कक्षा उस घने छाया के पेड़ में होगी। हम सिर्फ कक्षा हम सिर्फ कक्षा 2 तक स्कूल के अंदर बैठकर पढ़े थे। यानी कितनी कक्षा तक स्कूल के अंदर बैठकर पढ़े थे? कक्षा 2 तक ही पढ़े थे। 5वीं तक विभिन्न पेड़ों के नीचे हमारी शिक्षा जारी रही। इन पेड़ों पर गौरैया तथा कौओं की भरमार थी। यानी पेड़ों पर कौन कौन से पक्षी की भरमार थी? गौरैया तथा कौओ। आजकल तो वो ये पक्षी लुप्त होने के कगार पर है। कुछ कुछ जगहों पर
कुछ गिने-चुने थोड़े-थोड़े दिखाई देते गौरैया और कौवे। यही हमारे सहपाठी होते थे। वर्षों बाद यह समझकर बड़ी संतुष्टि की अनुभूति हुई कि पूरा का पूरा भारतीय दर्शन ही पेड़ों के नीचे सोचा गया, यानी पूरा का पूरा भारतीय दर्शन जो है वह पेड़ों के नीचे बैठकर सोचा गया था, जिसमें सर्वोपरि थे गौतम बुद्ध, जिन्होंने निर्वाण यानी हमेशा के लिए दुखों से छुटकारा की विधि एक पेड़ के नीचे ढूंढ निकाला निकाला था। अंतर्ज्ञान की इस उस महान परंपरा का एक सूक्ष्मतम अणु भी बनकर किसे गर्व नहीं होगा। इसलिए अब स्कूली इमारत न होने की शिकायत करने की हिम्मत नहीं होती है। घोर घड़े के यानी स्कूल की कोई इमारत नहीं है, ऐसी शिकायत करने से हिम्मत नहीं होती, क्योंकि पूरा भारतीय दर्शन जो है वह जो है एक पेड़ के नीचे लिखा गया था, पेड़ के नीचे विचार किया गया था। घोर जाड़े के दिनों में स्कूल के सामने तक बगल में स्थित बड़े मैदान में खुली धूप में कक्षाएं लगती थी, यानी जाड़े के दिनों में, सर्दी के दिनों में सुबह की धूप में ही कक्षा होती थी। मैदान में कक्षा लगने से मुझे एक बड़ा फायदा होता था। मैं गणित के प्रश्नों को चिकनी ज़मीन पर खपड़े से लिख कर हल कर लेता था। यानी ज़मीन पर या खुले मैदान में कक्षा होने से लेखक को कौन सा लाभ होता था, क्योंकि जो गणित के जो प्रश्न थे वह ज़मीन पर लिखकर, चिकनी ज़मीन पर खपड़े से लिखकर हल करने में आसानी जाती थी। फिर उसे छोटे छोटे अक्षरों में पटरी या कॉपी पर उतार लेता था। इसका एकमात्र कारण यह था कि मेरे पास कॉपी का हमेशा अभाव रहता था, यानी लेखक के पास उस गरीबी में कॉपी जो है खरीदने में पैसे नहीं थे, इसलिए रफ रफ के कागज़ बचाने के लिए ज़मीन पर गणित हल कर लेता था। यानी आजकल कैसा है, समझो ये कॉपी है तो इसके पीछे के पन्नों पर या कहीं पर भी गणित के प्रश्न हल करके फिर उस जो पन्ना है उस पर उत्तर लिखते थे, लेकिन वह पन्ने क्योंकि नोटबुक खरीदने के लिए पैसे नहीं थे तो वो लेखक ज़मीन पर ही हल करते थे और जो सही उत्तर है वही नोटबुक पर लिखते थे। उस समय पुड़िया में स्याही बाज़ार में बिकती थी, जिसे पानी में घोलकर लिखा जाता था। हमें पुड़िया वाली स्याही खरीदना एक बड़ी समस्या लगती थी, यानी कौन सी स्याही, पुड़िया वाली, यानी जो पॉकेट में स्याही होती थी वह खरीदना बड़ी समस्या लगती थी, क्योंकि वह पैसे नहीं थे। अंत मेरे जैसे लगभग सभी गरीब बच्चे घर में चावल को तवे पर खूब जलाकर कोयले जैसा कर देते थे, फिर उसे सिल पर लोढ़े से पीसकर पाउडर बनाकर पानी में घोलकर स्याही बना लेते थे। यानी जो दलित बच्चे थे, गरीब बच्चे थे, वो क्या करते थे, तवे पर जो रोटियां बनाने का था तवा, तो उसका तवा कहते हैं, उस पर जो है चावल भूनते थे, इतने भूनते थे कि वो पूरे काले हो जाते थे, और काले होने के बाद उसको पीस कर फिर जो पीसने के बाद जो भी आटा निकलता था, काला आटा, उस आटे में पानी डाल के स्याही बनाए जाते थे। इसी से हमारा काम चल जाता था। गर्मी के दिनों में प्यास लग जाना एक बड़ी समस्या थी। स्कूल के आसपास एक कुआं था, जिसके चबूतरे तक को हम दलित बच्चे छू नहीं सकते थे। यानी धूप काले के दिन में यानी गर्मी के दिनों में प्यास लगती थी तो वह स्कूल के पास एक कुआं था, उस कुएं को दलित बच्चे छू भी नहीं सकते थे। पानी पीने की विनती मुंशी जी से की जाती। वे हमारी कक्षा में पढ़ने वाले परसुपुर गांव के मिस्री बाबा को पानी पिलाने के लिए कहती थी। यानी पानी पिलाने का काम कौन करता था, तो परसुपुर नामक गांव के जो मिसिर बाबा थे वह पानी पिलाते थे। मिसिर बाबा उम्र में काफ़ी बड़े थे, वे लगभग 9 वर्ष की उम्र में पढ़ने आए थे, इसलिए मुंशी जी उनको कुएं से बाल्टी खींचकर पानी पिलाने को कहते थे। वे पानी पिलाते समय खूब खिलवाड़ करते थे। हम अंजुली मुंह से लगाए झुके रहते और वे बहुत ऊपर से चबूतरे पर खड़े खड़े पानी गिराते, यानी अंजलि ऐसे दोनों हाथ मिलाकर अंजलि बनाकर पानी पीते थे। और जो है वह जो मिस्री बाबा थे वह बड़े ऊपर से ऐसे दूर से पानी डालते थे, वो पानी पीने में दिक्कतें होती थी। वे पानी बहुत कम पिलाते थे, किंतु सिर पर गिराते ज़्यादा थे, जिससे हम बुरी तरह भीग जाते थे। इस खेल में मिस्री बाबा का बड़ा मनोरंजन शामिल था। मुंशी जी भीगे कपड़ों को देखकर हमें खूब गाली देते और कहते कि ठीक से पानी क्यों नहीं पीते, क्योंकि वो ऊपर से पानी समझो ये बच्चे ने यहाँ अंजलि पकड़ी है और ये यहाँ से पानी डाल रहा है, तो ऐसे आते आते ये इनके दोनों हाथ है ये, तो
तो यहाँ से पानी इसके यहाँ पर सिर पर भी थोड़ा थोड़ा पड़ता ही होगा, तो वो कपड़े भीगते होंगे और वो भीगने के बाद वह मास्टर जी गाली देते थे। पानी पीना वास्तव में एक विकट समस्या थी। कभी कभी तो हम चुपके से पोखरे पर चले जाते, जिसका पानी गहन जलकुंभियों से ढका रहता था। हम जलकुंभियों को हटाकर उसका पानी पीते। उधर साल में 3 दिन, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर के दिन पूरे प्राइमरी पाठशाला के छात्रों को गांधी टोपी पहनकर तथा हाथ में घर से बनाए लाए हुए कागज, यानी स्कूल के बच्चे कब कब गांधी टोपी पहनते थे, यानी 15 अगस्त। 15 अगस्त क्या है? स्वाधीनता दिन। और ऐसा प्रश्न मैंने एक बार हमारे स्कूल में, मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था, तो एक बच्चे को मैंने पूछा कि 15 अगस्त कितनी तिथि को मनाया जाता है, तो उसको उत्तर नहीं आया क्योंकि वो बीए में पढ़ रहा था फिर भी। लेकिन ये स्वाधीनता दिवस जो है 15 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिए। ये पूछेगा नहीं परीक्षा में, लेकिन मैं बता रहा हूँ। और ये 26 जनवरी तो वह प्रजासत्ताक दिन, गणतंत्र दिवस, और 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो इन 3 अवसरों पर बच्चों को गांधी टोपी, छात्रों को गांधी टोपी पहनना पड़ता था, तथा घर घर में का घर हाथ में घर से बनाकर लाए हुए कागज के तिरंगे झंडे को आसपास के गांवों में प्रभात फेरी निकालना पड़ता था। अभी प्रभात फेरी क्या है? ये दो बच्चे ऐसे 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 दो बच्चे होते थे, ये एक दूसरे का हाथ पकड़ते थे, इसके पीछे और दो बच्चे होते थे, ये एक दूसरे का हाथ पकड़ते थे। ऐसे वो एक के पीछे एक लाइन लगती थी पूरे छात्रों की। मास्टर जी आसपास वो हाथ में छड़ी लेकर घूमते थे। ये काफ़ी मनोरंजक माहौल उस ज़माने का रहता था। 15 अगस्त, 26 जनवरी तथा 2 अक्टूबर के दिन पूरे प्राइमरी पाठशाला के छात्रों को गांधी टोपी पहनकर तथा हाथ में घर से बनाकर लाए हुए कागज के तिरंगे झंडे को लेकर आसपास के गांवों में प्रभात फेरी निकालना पड़ता था। हम जुलूस में अगल झंडियाँ लेकर गांधी, नेहरू तथा सरदार पटेल जिंदाबाद का नारा लगाते हुए चलते तथा साथ में यह भी गाते, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है भाई भाई। यानी साथ में क्या गाते थे? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है भाई भाई। यह एकता का नारा देते थे ये लोग। और किन किन नेताओं का नाम लेते थे? हम जुलूस में अलग झंडियाँ लेकर गांधी, नेहरू, सरदार पटेल जिंदाबाद का नारा लगाते थे। वैसे भी प्राइमरी स्कूल में हमें गांधी टोपी राज पहनकर आना पड़ता था। इन दिनों खास तौर पर मास्टर साहब को भाषण में कहते कि गांधी जी ने अछूतों उद्धार के लिए यानी दलितों के उद्धार के लिए लड़ा था, तथा उन्होंने छुआछूत हटाया था। गांधी जी ने ही हमें आज़ादी दिलाई, अंत हमें उनके कदमों पर चलना चाहिए। ये बातें सुनकर मैं बहुत खुश होता था, किंतु मुझे जब भी गांधी जी की याद आती अविलंब मुंशी जी तथा मिसिर बाबा याद आने लगते। यानी जब भी ये भी भाषण में कहते थे कि गांधी जी ने अस्पृश्यता निवारण के लिए कार्य किया है, दलितों का उद्धार करने के लिए कार्य किया, ये भाषण में देते थे। तो वो लेखक को है कौन याद आते थे? जो मिस्री बाबा पानी पिलाने में आनाकानी करते थे, ये लोग। विशेष रूप से एक घटना मुझे नहीं भूलती। कक्षा 4 में ही एक बार मिस्री बाबा पानी पिलाने कुएं पर गए। घीरी पर डोर चढ़ाकर बाल्टी को कुएं में डाला। मैंने कुतूहलवश कुएं के चबूतरे को एक उंगली से क्षण भर के लिए छू दिया। यानी वह मिस्री बाबा जो है उस कुएं के चबूतरे पर चढ़कर और पानी निकालने के लिए जो रस्सी से बंधी हुई बाल्टी थी वह कुएं में डाली, और तब वह लेखक की उंगली जो है उस कुएं के इसको छू दिया। किंतु मिस्री बाबा बाल्टी को कुएं में डुबाते हुए नीचे से कनखिया पीछे देख रहे थे। यानी वो पीछे देख रहे थे, उधर पानी निकाल रहे थे, पीछे देख रहे थे, और मुझे उंगली चबूतरे से लगाते हुए उन्होंने देख लिया। यानी चबूतरे को छूते वक्त लेखक को देख लिया था मिस्री बाबा ने। मेरे द्वारा इस महापात की क्रिया से उनका ब्राह्मण तत्व इतना आहत हुआ कि उनके हाथ से डोर छूट गई और बाल्टी कुएं की तलहटी में जा पहुंची। यानी कुएं के गहराई में, कुएं के एकदम निचले भाग में बाल्टी जा पहुंची। और वो ये बच्चा, हाँ ये कुआं है,
ये यहाँ से पानी निकाल रहे हैं और यहाँ से लेखक ने छुआ है। तो वो यहाँ से पीछे मुड़कर देखा और देखते हुए क्यों छोड़ा है ऐसा ऐसा बोल रहे, और इधर कुएं में बाल्टी गिर गई, तो इसमें गिर गई थी। मिस्री शोर मचाते हुए मुंशी जी के पास दौड़े और चिल्लाते रहे कि चमड़ा ने कुआं छू लिया। यानी वो जो मुंशी जो थे मिस्री, वो शोर मचाते हुए चिल्लाते हुए मास्टर जी के पास गए और कहा कि इस चमड़ा ने जो है कुएं को छू लिया। मैं बहुत डर गया था। उस दिन मुंशी जी दिन भर रुक रुक कर गालियाँ देते रहे। इसके बाद मैं कभी पानी पिलाने के लिए कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मिस्री एक विचित्र किस्म के व्यक्ति थे। उनके पिताजी का बचपन में ही देहांत हो चुका था। यानी किसके पिताजी का बचपन में देहांत हो चुका था? तो मिस्री बाबा के जो पानी पिलाता था उसका, याद रखिए। उनकी एक बहन और 4 भाई थे। यानी मिस्री बाबा के एक बहन थी और 4 भाई थे। उनके चाचा सिंगापुर में कोई छोटी मोटी नौकरी करते थे, इसलिए सिंगापुर से इन सब के लिए वे अच्छे अच्छे कपड़े भेजा करते थे। यानी सिंगापुर से किसके लिए कपड़े आते थे? तो मिस्री बाबा और उनके भाई बहनों को। मिस्री अक्सर एक सिंगापुरी का चार खाने की। और एक प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिए। यानी जो मिस्री का जो चाचा था वह कहाँ पे नौकरी पर था? तो सिंगापुर में नौकरी को था, और वो छोटी मोटी नौकरी करते थे और सिंगापुर से इन सब के लिए अच्छे अच्छे कपड़े भेजा करते थे। मिस्री अक्सर एक सिंगापुरी चार खाने की जांघिया तथा आदबहिया पहनकर स्कूल आते थे। हमारे साथ पढ़ रही 3 लड़कियों में एक हनोता गांव की सतिया नोनियाइन थी। यानी लेखक के साथ कितनी लड़कियां थी पढ़ने में? 3 लड़कियां थी, और 3 लड़कियों में एक लड़की कौन थी? तो एक लड़की जो थी, 3 लड़कियों में एक हनोता गांव, यानी किस गांव की थी? हनोता गांव की सतिया नोनियाइन थी, जो उम्र में उनकी ही तरह बड़ी थी। यानी किसकी तरह? मिस्री बाबा की तरह ही बड़ी थी। एक दिन सतिया के सामने वाली दूसरी कतार में बैठे मिस्री बेकाबू होकर जांघिया के नीचे से अपना एक अंग विशेष बाहर कर दिए, यानी कुछ अलग ये कर रहे थे। सतिया जोर से चिल्ला उठी। यानी जो सतिया जो लड़की थी, सतिया जो है लड़की का नाम है, और वह जो है जोर से चिल्ला उठी, देखा ही हमें देखावत है वो। यानी कुछ दिखाता है इतना। इतना सुनते ही मुंशी जी ने उस दिन मिस्री की ज़बरदस्त पिटाई की। यानी मिस्री जी को मारा। उन्होंने एक अरहर के डंडे से उन्हें बेतहाता मारा। वे हाथ पैर जोड़ते रहे। उस दिन चौथी कक्षा के सारे बच्चे बुरी तरह डर गए थे। उन दिनों सवर्णों में मृत्यु भोज के अवसर पर ब्राह्मणों को बुलाकर खिलाने का बड़ा प्रचलन था। मिस्री अक्सर मृत्यु भोज के लिए जाया करते थे, और वे कक्षा में बड़े थान से बताते रहते थे कि जब भी मृत्यु भोज में निमंत्रण मिलता, वे दो दिन पहले से घर में खाना बंद कर देते। यानी जो मिस्री जो था वह ब्राह्मण था, और ब्राह्मणों को मृत्यु भोज में भोजन करने के लिए बुलाते थे, और वो मिस्री स्कूल में बताता था कक्षा में कि कहीं का जो मृत्यु भोज का निमंत्रण मिलता है, तो वो 2 दिन से घर में खाना नहीं खाता था, क्योंकि वहाँ पर उस मृत्यु भोज में जमकर खाना खा सके। खाना बंद कर देता, तथा दांत में एक लौंग दबाकर रहते थे। जब कभी निमंत्रण मिले, काफ़ी दिन बीत जाते, तो वे प्राय कहते, कितना दिन हो गयल सरवा कोनो ना मरत हो। यानी वह कहते थे मिस्री कि कितने दिन हुए, कोई मरता नहीं, क्योंकि मरने के बाद इनको मृत्यु भोज में खाना खाने को मिलता था, और वो मृत्यु भोज का निमंत्रण मिलने के बाद 2 दिन कौन घर में खाना नहीं खाता था? तो मिस्री नहीं खाता था, याद रखिए। 5वीं कक्षा में जाते जाते हर साल दशहरा के अवसर पर मंदिर के पास लगाने वाले मेले में खेली जाने वाली रामलीला में मिस्री बाबा को सीता जी की भूमिका के लिए चुन लिया गया। याद रखिए, यहाँ पर दशहरा यानी विजयादशमी के अवसर पर मंदिर के पास मेला लगता था, और उस मेले में कौन सी लीला होती थी? रामलीला होती थी, और रामलीला में मिस्री बाबा को सीता की भूमिका या सीता का रोल करने के लिए चुना गया था। स्कूल के मास्टर जी लोग ही मंदिर के बाबा हरिहर दास के
संयोग से रामलीला करवाती थी। यानी जो स्कूल के मास्टर थे किसके संयोग से रामलीला करवाते थे, तो हरहरि दास के संयोग से रामलीला करवाते थे। सीता जी के वेश में साड़ी पहने मिश्री बाबा एकदम युवती कन्या जैसे दिखाई देते थे। यानी मिश्री बाबा ने किसका अ, सीता का रोल निभाया था, और जो साड़ी पहने था वो एकदम नवीन कन्या की तरह, युवती की तरह दिख रहे थे। तमाम दलित लड़कों को रावण की सेना में विभिन्न राक्षसों की भूमिका दी जाती थी। यानी जो दलित बच्चे थे, सवर्णों के बच्चों के कोई राम बनता था, कोई सीता बनता था, कोई लक्ष्मण बनता था, कोई अन्य वानर सेना बनती थी। लेकिन जो है दलित जो बच्चे थे, उन बच्चों को रावण के पक्ष में भूमिका मिलती थी। कोई रावण बनता था, कोई रावण का सहयोगी बनता था, कोई रावण के साथ के सैन्य राक्षस बनते थे। ऐसे हम राक्षस बने रामलीला में रोज़ मरते रहते थे। यानी हम राक्षस बनते तो रामलीला में रोज़ मरते रहते। बाद में रामलीला तथा मेला समाप्त होने के बाद सबसे बुरी हालत सीता जी बनने वाले की होती थी। यानी बाद में जब समझो मेला ख़त्म हुआ, रामलीला ख़त्म हुई, और बाद में जो है अन्य बच्चे वहाँ चिढ़ाते थे जो सीता बनती थी उसको। और सीता कौन बनता था, तो मिस्री बनते थे। तो मिस्री को अन्य बच्चे जो है उसकी मजाक उड़ाते थे, दिल लगी करते थे। पास ही हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों में से कई गुंडा किस्म के लड़के वास्तव में उसका अपहरण करके उसको गन्ने के खेत फसलों में ले जाते थे। असली सीता जी तो सिर्फ एक बार अपहृत हुई थी। यानी असली सीता जो थी वह सिर्फ असली सीता जी का एक ही बार अपहरण हुआ था। यानी जो नकली सीता बनी थी उसका हर बार अपहरण होता रहा। किंतु यह रामलीला वाली सीता अनेक बार अपहृत होती रही। यानी जो रामलीला वाली सीता बनता था मिस्री, उसका अपहरण बहुत बार होने लगा। बाद में मिस्री को समय समय पर अपहृत होने में बड़ी ख्याति मिली, किंतु किसी जटायु से इसकी शिकायत उन्होंने कभी नहीं की। यानी किसी को शिकायत नहीं की। जटायु पक्षी का नाम आया है। जो रावण जो है वह सीता को लेके जाता है, और जाते हुए जो जटायु पक्षी देखता है और वो राम को बताता है, तब वो जटायु यानी वह सीता जटायु को बताती है। वह उसी प्रकार किसी जटायु को मिस्री जी ने ये नहीं शिकायत नहीं की। उन दिनों प्राइमरी स्कूल में पढ़ते समय सिर गोदवा बाबा का बड़ा आतंक था। यानी स्कूल में पढ़ते हुए, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हुए कौन से बाबा का आतंक था? सिर गोदवा बाबा का आतंक था। कई बार स्कूल में अफवाह उड़ गई कि सिर गोदवा बाबा आने वाले हैं। इतना सुनते ही सैकड़ों बच्चे स्कूल से भागकर दूर दूर फैले गन्ने के खेतों में जाकर दिन भर के लिए छिप जाते थे। शाम होने पर सभी डरते हुए घर जाते। कई बार मैं भी गन्ने के खेतों में छिपा रहा। किसके? सिर गोदवा बाबा का नाम सुनकर। वास्तव में यह सिर गोदवा बाबा कोई और नहीं बल्कि स्कूलों में सरकार द्वारा भेजे गए चेचक का टीका। यानी सिर गोदवा बाबा जो स्कूल में भेजा जाता था, जो सरकार द्वारा चेचक बीमारी का टीका, उसको ही सिर गोदवा बाबा कहते थे, याद रखिए। लगाने वाले कंपाउंडर होते थे। यानी जो चेचक का टीका लगाने वाले जो कंपाउंडर होते थे उसको ही सिर गोदवा बाबा कहते थे, जिन्हें मेरे पिताजी कंपाउंडर बाबू कहते थे। यानी लेखक के पिताजी उसको ही कंपाउंडर बाबू कहते थे। ये टीके जबरन छात्रों को लगाए जाते थे। इन टीकों के लगाने का तरीका बड़ा दुखदायी होता था। बाह के ऊपर हिस्से पर त्रिकोण में 3 बड़े बड़े छेद होकर उभड़ जाते थे, और जिंदगी भर के लिए बड़े बड़े दाग पड़ जाते। जिन्हें ये टीके लगाए जाते वे कई दिन तक बुखार से भी पीड़ित रहते। अंततः इन टीका लगाने वालों से सभी को भयाक्रांत रहते। लोग इन टीका लगाने वालों को सिर गोदवा बाबा कहते थे, याद रखिए। जो चेचक का टीका लगाने वाले जो भी डॉक्टर कंपाउंडर आते थे उसको सिर गोदवा बाबा कहते थे, याद रखिए। आज भी बहुत सारे ऐसे दाहिने कंधे पर रहता है वो निशान। आज़ादी के बाद स्कूली छात्रों के बीच श्रमदान एक आवश्यक क्रिया होती थी। यानी आज़ादी के बाद जो स्कूल छात्रों के बीच, यानी आज़ादी के बाद जो स्कूल के छात्र थे उनके बीच श्रमदान एक आवश्यक क्रिया रहती थी। जैसे कि कहा जाए तो एन एस एस, इसको ये ऐसे एन.एस.एस, एन.सी.सी ऐसे रहते हैं। वो तो उसमें श्रमदान यानी एन.एस.एस के अंतर्गत श्रमदान दिया जाता है। एक आवश्यक क्रिया होती थी जिसके तहत हम स्कूल पहुंचते ही
पूरे स्कूल की सफाई करते थे और श्रमदान के नाम पर पूरे स्कूल की सफाई करते थे। सभी बच्चे अपनी कमीज या कुर्ते से झाड़ू लगाते। स्कूल से करीब 1 किमी यानी स्कूल से 1 किलोमीटर दूर पर एक बावली थी जिसमें चिकनी मिट्टी पाई जाती थी। दिवाली आने से पहले हर हर साल वहाँ से हम सभी गीली मिट्टी अपने कपड़ों में बांधकर लते और स्कूल की पुताई करते थे। यानी जो वहाँ से जो मिट्टी लाकर गीली मिट्टी लाकर वह स्कूल की लिपाई करते थे। श्रमदान करने से जमींदारों के बच्चे बहुत घबराते थे। यानी श्रमदान करने के लिए कौन से बच्चे घबराते थे? जो जमींदार के थे उनके। किंतु दलित बच्चे इसमें सबसे आगे होते थे। यानी दलित बच्चे जो है वो श्रमदान करने में सबसे आगे आगे होते थे। हम मैं करता हूँ कहते हैं और दलित बच्चे पीछे छुप जाते होंगे। गैर दलित बच्चों के लिए एक श्रमदान था। स्कूल के पांचों अध्यापकों को बारी बारी से कुएं से पानी निकालकर दोपहर के समय नहलाना तथा उनकी धोती कचार कर दोनों तरफ से धोती का एक 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 खूंट पकड़कर मैदान में दौड़ते हुए सुखाना। एक एक धोती को दो बच्चे पकड़कर तब तक दौड़ते रहते जब तक कि वह सूख न जाए। यानी छुआछूत के चलते यह काम दलित बच्चों से नहीं लिया जाता था। दोपहर के समय रोज 1 घंटे का लेजर होता होता था जिसके दौरान बच्चे अपने घर से लाई गई खाद्य सामग्री को खाते। गरीबी के चलते दलित बच्चे प्राय दो मुट्ठी दाना लाते थे। यानी गरीब बच्चे जो दलित के बच्चे थे वह दोपहर के खाने में क्या लाते थे? आज के जैसा को नहीं लाते थे। मैगी लाए, कुछ मंचूरियन लाए, लेकिन वह गरीब बच्चे क्या लाए? 2 मुट्ठी दाना लाते थे जिसे वे छिपा छिपा कर खाते थे। मेरी तरह कुछ बच्चे लाटा लाते थे। यानी लेखक दोपहर के भोजन में क्या लाते थे? लाटा लाते थे, जो कि सत्तू में लाटा लाते थे। यानी लाटा एक खाने का पदार्थ है। ये क्या है देखते हैं आगे। जो कि सत्तू में महूबे के फूल जिसे गोदा कहते थे। यानी लाटा यानी क्या? जो के सत्तू यानी जो का जो आटा होता था उसमें महूबे के फूल गोदा कहते थे को सुखाकर थोड़ा गुड़ डालकर सान लिया जाता जिसे लाटा कहते थे। महूबे का फूल कठ जमुनिया की तरह गोल तथा बड़ी गुड़िया की तरह एकदम सफ़ेद होता था, जो गर्मी के दिनों में सुबह सुबह हजारों की संख्या में पेड़ों के नीचे बीच जाता था। यानी महूबे महूबे का फूल यानी जो मऊ का फूल ऐसे कहते थे उसको, जिसे दलित बटोर कर घर लाते और धूप में सुखा कर गगरी में रख देते थे। यह खाने में बड़ा मादक तथा मीठा होता था। महूबा ही एक ऐसा पेड़ होता है जिसका फूल ही फल की तरह होता है। यानी किसका फूल फल की तरह होता है? तो महूबे का। यानी जो मऊ होते हैं वो कुछ उससे नशीला पदार्थ ही बना जाता है शायद। यह खाने में बड़ा मादक तथा मीठा होता था। महूबा ही एक ऐसा पेड़ होता जिसका फूल ही फल की तरह होता। इसी से देशी शराब भी बनाई जाती थी। ये देखो, ये महू जो होते हैं उससे ही देशी शराब बनाई जाती। किंतु लाटा खाना एक तरह से दरिद्रता का प्रतीक था। यानी ये लाटा खाना किसका प्रतीक था? दरिद्रता का प्रतीक था, याद रखिए। इसलिए मैं अक्सर लाटा अंगोछे में बांधे स्कूल के पास वाले नाले के किनारे एकांत में चला जाता था जहाँ अनेक कब्रें थी। वही एक खेत की मेड़ पर बैठकर लाटा खाने के बाद नाले का 2-4 घूंट पानी पीकर स्कूल जाता था। देखिए, नाले का पानी पीते थे क्योंकि उस समय की व्यवस्था ही ऐसी थी और गरीबी घर की। लाटा आदि खाने के बाद लेजर के दौरान लेजर यानी जो इंटरवेल वह लेजर के दौरान प्राय रोज हम बच्चों के लिए एक खास मनोरंजन का केंद्र था। स्कूल से करीब 50 गज की दूरी पर स्थित 2 पक्के कमरों वाली एक वैदिक संस्कृत पाठशाला। इस पाठशाला में 2 पंडित अध्यापक थे तथा करीब 30 बड़े बड़े छात्र ये सभी आधी धोती पहने और आधी ओढ़े बिना किसी अन्य वस्त्र के सिर मुंडाए, किंतु गाय की पूंछ के बराबर चुड़के रखे, ललाट पर त्रिपुंड्र टीका
लगइए साक्षात पाणिनि के अंग्रेज अग्रज लगते थे। वे दिन भर विभिन्न संस्कृत के सूत्रों को रटते रहते थे। इनकी रटंत विद्या में खट खट चटट खट चटत पटत जैसी शब्दावली बार बार आती थी, जो संस्कृत में होती है, बार बार सुनाई देती थी। हम प्राइमरी स्कूल के बच्चे उनके इन सूत्रों को तोड़ मरोड़ कर अपना एक नया सूत्र बना लेते थे। यानी जो उनके सूत्रों को, जो संस्कृत के थे, उनके सूत्रों को तोड़ मरोड़ कर या अपने अनुसार वो उसका उच्चारण करते थे, जो इस प्रकार था: खट खट चटत पटत, खट चटत पटत, अगडम बगड़म स्वाहा। हम कई बच्चे एक साथ संस्कृत पाठशाला की पिछली दीवार के जंगले के पास जाकर उपरोक्त सूत्र को जोर जोर से दोहराते, जिसे सुनकर अंदर बैठे पंडित छात्र अपना रटना बंद करके गालियां देते हुए हमें दूर दूर तक दौड़ा कर खदेड़ देते थे। किंतु वे शीघ्र ही थक कर चूर हो जाते, इसलिए वापस आ जाते। हमें उक्त सूत्र द्वारा उन्हें चिढ़ाने में बहुत मज़ा आता। कभी कभी ये पंडित स्कूल में आकर अध्यापकों से शिकायत करते। अध्यापकों के डांटने पर 2-4 दिन तक हम नहीं जाते, किंतु पुनः सब कुछ शुरू हो जाता। इस संदर्भ में एक रोचक बात यह होती थी कि जब भी हम उस जंगले के पास उक्त चिढ़ाने वाले सूत्र को दोहराते, पाठशाला के अंदर बैठे सारे पंडित सबसे पहले चिल्लाते हुए यह बोलते: अशुद्धम अशुद्धम वर्तते, अशुद्धम वर्तते, यानी अशुद्ध वर्तन है, ऐसा वो कहते थे। इसके बाद वे गालियाँ देते हुए हमें खदेड़ देते थे। सभी बच्चे शुरू में अशुद्धम वर्तते का अर्थ नहीं समझते थे, किंतु एक दिन हाई स्कूल के संस्कृत अध्यापक चंद्रशेखर पांडे से कुछ बच्चों ने प्रणाम पंडित जी कहते हुए अशुद्धम वर्तते का अर्थ पूछा। यानी हाई स्कूल में संस्कृत के अध्यापक कौन थे? तो चंद्रशेखर पांडे थे, और वह संस्कृत पढ़ाते थे। और सभी बच्चों में प्रणाम कहा, और प्रणाम करने के बाद कुछ बच्चों ने उनको अशुद्धम वर्तते का अर्थ पूछा। उन्होंने बताया कि अशुद्धम वर्तते का मतलब गलत है। ये बच्चे सारे बच्चों को लेजर के समय अशुद्धम वर्तते का असली अर्थ बता दिए। इतना जानने के बाद सभी बच्चे पुराने सूत्र को दौड़कर उसी जंगले के पास खड़े होकर रटत विद्या में व्यस्त पंडितों को चिढ़ाने के लिए अशुद्धम वर्तते की रट लगाने लगे। इस नए सूत्र को सुनकर सारे पंडित क्रोध से पीड़ित होकर अंधाधुंध गालियाँ देते हुए दूर तक खदेड़ने लगे। बच्चों के इस नए हथियार से पंडित आग बबूला तो अवश्य हो जाते। यानी उन जो इसको कहती थी अशुद्धम वर्तते, तो इन बच्चों ने भी उनको कहना प्रारंभ किया, किंतु उनकी प्रतिक्रिया में संस्कृत की और अन्य शब्दावली उनके मुंह से नहीं निकल पाती। धीरे धीरे थक हार कर पंडितों ने बच्चों को खदेड़ना बंद कर दिया, जिसके बदले बच्चे भी उन्हें चिढ़ाना कम कर दिए। यानी फिर बाद में उस पंडित जो थे वह भी बच्चों को भगाना बंद कर दिया, और बच्चों ने भी उसको चिढ़ाना बंद कर दिया। सच मानिए तो पंडितों द्वारा क्रोधित होकर गालियाँ देते हुए खदेड़ने के बच्चों का काफ़ी मनोरंजन होता था, किंतु जब खदेड़ना बंद हो गया तो बच्चे भी उदास होकर चुप रहने लगे। संस्कृत पाठशाला के सामने एक छोटा सा पीपल का पेड़ था। यानी संस्कृत पाठशाला के सामने कौन सा पेड़ था? पीपल का छोटा सा पेड़ था, याद रखिए। जाड़े के दिनों में सारे पंडित उसी पेड़ के इर्द गिर्द बैठकर अपनी पढ़ाई करते थे। लेजर के समय जब प्राइमरी स्कूल वाले कुछ बच्चे उनके सामने से चुपचाप गुजर जाते, तो ये पंडित स्वयं बच्चों द्वारा चिढ़ाने वाली पहली शब्दावली आकड़म बकड़म स्वाहा आपस में दोहराते हुए खूब ठहाका लगाते। यानी जो बच्चे नहीं चिढ़ाते थे और उनके पास से वह प्राइमरी स्कूल के बच्चे जाते थे, तो वह पंडित जी कहते थे कि आकड़म बकड़म स्वाहा, यानी वह कहते थे और आपस में हंसते थे, हंसी मजाक करते थे। वास्तव में वह संस्कृत पाठशाला प्राइमरी स्कूल के चौथी और पांचवी कक्षा के बच्चों के लिए एक विचित्र मनोरंजन का केंद्र था। यानी कौन सी कक्षा के बच्चों के लिए? प्राइमरी स्कूल के कौन सी कक्षा के बच्चों के लिए वह संस्कृत स्कूल जो था वह मनोरंजन का केंद्र था?
चौथी और पाँचवीं कक्षा के बच्चों के लिए। पाठशाला में छुट्टियां बहुत रहती थी क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार अनेक व्रत वाले दिन थे। यानी पाठशाला को, जो संस्कृत पाठशाला थी, उसको बहुत छुट्टियां रहती थी। क्योंकि जो हिंदू पंचांग के अनुसार अनेक व्रत वाले दिन होते थे। अंततः जिस दिन पंडित नहीं आते उस दिन संस्कृत पाठशाला सुनी सुनी लगती और प्राइमरी स्कूल वाले बच्चे इस सुनेपन से काफ़ी निराश हो जाते क्योंकि उनकी चिढ़ाने वाली सामग्री का उपयोग नहीं हो पाता था। यानी जिस दिन उस संस्कृत पाठशाला को छुट्टी रहती थी तो वह इनको प्राइमरी स्कूल वाले बच्चों को चिढ़ाने के लिए किसको चिढ़ाए, उस दीवार को जाकर चिढ़ाए क्या। हम जब तक उस प्राइमरी स्कूल में पढ़ते रहे तब तक हमारे और संस्कृत पाठशाला के पंडितों के बीच यह रोचक रोचक आँख में चोनी जारी रही। आज भी वे गाय की पूंछ के बराबर दुखीधारी पंडित मुझे बहुत याद आते हैं और मन करता है कि यदि वे पुनः मिल जाए तो मैं आकड़म बकड़म स्वाहा दोहराऊँ, जिसके बदले गालियाँ सुनते हुए दूर तक खदेड़ता जाऊँ। चौथी पाँचवीं कक्षा में जाते जाते मैं बहुत कुछ सीख चुका था, इसलिए पढ़ाई में बहुत मन लगने लगा था। गणित में मुझे हमेशा 100% अंक मिलते थे। यानी लेखक गणित में होशियार थे, याद रखिए। इन दोनों कक्षाओं में शाम के समय अंतिम घंटा मेडल का होता था, जिसके तहत गणित के ज़बानी प्रश्न पूछे जाते थे। यानी अंतिम जो क्लास होता था उसमें गणित के प्रश्न ज़बानी पूछे जाते थे, यानी कुछ लिख कर नहीं थे, तथा सोचने के लिए मुश्किल से 1 मिनट का समय दिया जाता था। जवाब न दे पाने वाले छात्रों को खड़ा रहना पड़ता था। फिर अध्यापक पूरी कक्षा से कहते, जो उत्तर देना चाहता है वह तुरंत बताए। यानी फिर जिस बच्चे को गणित का प्रश्न के उत्तर नहीं आता था उस बच्चे को खड़ा किया जाता था, और जिस बच्चे को अन्य सभी बच्चों को जो है वो प्रश्न पूछा जाता, जिसको उत्तर आता है वह तुरंत बताया, ऐसा कहते थे। मैं हमेशा उत्तर सबसे पहले बता देता था। यानी लेखक गणित में होशियार थे तो लेखक सबसे पहले उत्तर बताते थे। इसके बाद अध्यापक मुझे आदेश देते कि जिन छात्रों ने उत्तर नहीं दिया है उन्हें मैं एक एक झापड़ या मुक्का मारूं। यानी फिर अध्यापक आदेश देते थे, मास्टर जी, कि जिस बच्चों को उत्तर नहीं आया उनको एक एक झापड़ या एक एक मुक्का मारूं। मैं अक्सर रोज़ ही इस प्रक्रिया में अनेक छात्रों की पिटाई कर देता, जिसके कारण छात्र, खास करके सवर्ण जातियों के बच्चे मुझसे बहुत घृणा करने लगे थे। यानी जो सवर्ण थे वह घृणा करने लगते थे क्योंकि ये हमसे नीच है फिर भी हमें मारता है, जिसका प्रमुख कारण था मेरा अछूत होना तथा ऊपर से चेचक वाला चेहरा तथा एक आंख का खराब होना। ऐसे छात्र लेजर के दौरान मुझे इंगित करके बाजार में सामान बेचने वालों की बोली की नकल पर कहते, ले अमरूद ए काना ले अमरूद। यानी वह जो किसके जब स्कूल छूट जाता था तो अन्य बच्चे जो है लेखक को चिढ़ाते, ले अमरूद ए काना ले अमरूद ए काना, ऐसा करके। यानी एक आना का बिगड़ा हुआ रूप, यानी एक आना का बिगड़ा हुआ रूप, एक काना, ऐसा सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता किंतु कुछ बोल नहीं पाता था, जिसकी खास वजह थी मेरे घर का वातावरण, जिसमें मुझे इस तरह की शब्दावली से अक्सर सूझता ही पड़ता था। किंतु मैंने स्कूल में इससे निपटने का एक उपाय ढूंढ लिया था। जो छात्र वैसा कहकर मुझे चिढ़ाते थे वे मेंटल के दौरान अध्यापक द्वारा झापड़ मारे जाने के लिए कहने पर मैं बहुत जोर से मारता था। यानी जो मेंटल यानी जो दिमागी स्तर पर प्रश्न पूछे जाते थे तब वो लेखक गणित के उत्तर बताते थे, और तब जो है उसका बदला ले जो चिढ़ाता था उसको लेखक जो है जोर से मारता था, जिससे वे तिल मिलाकर रह जाते थे, किंतु वे अध्यापकों के डर से कुछ कर नहीं पाते थे। बाद में कई छात्र मेंटल वाला घंटा आने से पहले मुझसे गिड़गिड़ाते हुए कहते, आज जोर से मत मरिया, मेरा यह हथियार बड़ा काम का सिद्ध हुआ। यानी जो चिढ़ाता था उसको जोर से मारने का और जो नहीं चिढ़ाता था उसको थोड़ा हल्के से मारने का, तो वह बच्चे गिड़गिड़ाते थे और यह लेखक का हथियार बड़ा सफल रहा। धीरे धीरे सामान बेचने वाली बोली बंद हो गई। चौथी कक्षा के बाद मुंशी जी से छुटकारा मिल गया क्योंकि पाँचवीं कक्षा को हमारे हेडमास्टर
परशुराम सिंह पढ़ाते थे, यानी 5वीं कक्षा को हेडमास्टर पढ़ाते थे और हेडमास्टर का नाम परशुराम सिंह था। हेडमास्टर साहब प्राय सवर्ण छात्रों से कहते, ठीक से सवाल पढ़ी के ना आई बा तो यही यही चमड़े से रोज पिटवाई, यानी तुम सही तरीके से प्रश्न पढ़कर या पढ़ाई करके नहीं आओगे तो रोज इस चमड़िया से मार खाओ। यह सुनकर मैं बहुत खुश होता और इससे मुझे गहन अध्ययन की बहुत प्रेरणा मिलती। यानी लेखक सोचते होंगे कि मैं पढ़ाई करूंगा, मुझको उत्तर आएगा तो मैं उनको पीटूंगा। इस प्रकार से वह उत्साह से पढ़ाई करती थी। पढ़ाई के दौरान दृष्टिकोण से हेडमास्टर परशुराम सिंह मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे। यानी पढ़ाई के दृष्टिकोण से हेडमास्टर परशुराम सिंह प्रेरणा स्रोत थे। यानी कौन से अध्यापक पढ़ाई के दृष्टिकोण से प्रेरणा स्रोत थे लेखक के, तो परशुराम सिंह हेडमास्टर याद रखिए। वे हमेशा कक्षा में मेरी प्रशंसा करते और जब ज़्यादा खुश होते तो कहते, ये चमड़ा एक दिन हमारे स्कूल के इज्जत बढ़ाई, यानी ये जो चमड़ा है एक दिन हमारे स्कूल की इज्जत बढ़ाएगा। उन दिनों प्राइमरी स्कूल में डिप्टी साहब यानी स्कूल इंस्पेक्टर का बहुत खौफ रहता था। 3-4 माह में एक बार जिला केंद्र से कोई न कोई डिप्टी साहब अवश्य स्कूल का दौरा करने आ जाते तथा नियमित रूप से वे पता लगाते कि स्कूल में पढ़ाई लिखाई ठीक से चल रही है या नहीं। एक बार एक डिप्टी साहब आने की तारीख निर्धारित कर दिए थे। स्कूल के अध्यापकों के बीच बड़ा हड़कंप मच गया था, जिसका प्रमुख कारण था कि डिप्टी साहब चमार थे। यानी जिसका प्रमुख कारण क्या था, डिप्टी साहब भी जो है चमार थे यानी दलित थे। हड़कंप इस सवाल पर सबसे ज़्यादा मचा हुआ था कि खाना तो रोज रोज की तरह अध्यापकों के चौके में बन जाएगा, किंतु अपनी थाली में कैसे खिलाएंगे। यानी जो स्कूल इंस्पेक्टर है उसको अपने थाली में खाना कैसे खिलाए। हेडमास्टर साहब ने मुझसे कहा कि मैं अपने घर से एक लोटा तथा थाली लाऊं। यानी हेडमास्टर ने कहा कि लेखक के घर से एक थाली और एक लोटा लेकर आओ, क्योंकि जो स्कूल इंस्पेक्टर आने वाला है उसको खाना खिलाने के लिए। किंतु यह बात किसी को भी न बताओ। मैंने वैसा ही किया और उसी में डिप्टी साहब को खाना दिया गया। चमार डिप्टी साहब से सबसे ज़्यादा डर इस बात के लिए था कि ये वे स्कूल से नाराज़ हो गए तो जिला केंद्र पर शिकायत कर देंगे और सारे अध्यापकों की तनख्वाह रोक दी जाएगी। यानी वह स्कूल इंस्पेक्टर से क्यों डरते थे, क्योंकि वह जाएगा, केंद्र में जाएगा और उस स्कूल का ऐसा वैसा कुछ केंद्र पर जाकर शिकायत करेगा तो वह उस अध्यापकों की जो तनख्वाह सैलरी है वह रुक जाएगी। वैसे जब भी कोई डिप्टी साहब आते हमेशा तीसरी तनख्वाह तनख्वाह रोक दी जाती, यानी तनख्वाह रोक दी जाती। वैसे जब भी कोई डिप्टी साहब आते हमेशा तीसरी से 5वीं कक्षा के बीच किसी कक्षा का चयन करके उसके बच्चों से कुछ सवाल पूछते। मुआयना करने का उनका यह तरीका होता था। यानी बच्चों को प्रश्न पूछते और बच्चे का प्रश्न पूछे, बच्चे उत्तर दे और उस पर जो अध्यापक अच्छा है समझकर उसकी जो भी सैलरी है वो दी जाती थी। अवसरों पर हेडमास्टर साहब हमेशा मुझे मुआयना वाली कक्षा में सबसे पीछे बैठा देते। यानी वह ऐसा है कि वो लेखक होशियार थे तो लेखक को जिस कक्षा में प्रश्न पूछने वाले हैं उस कक्षा में सबसे पीछे बैठा देते, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, समझो यहाँ पर जो है वह केंद्र वह डिप्टी वो उसका चित्र अलग ढंग से निकाला। समझो ये वाला जो है ये वो साहब है प्रश्न पूछने वाला और ये अन्य बच्चे हैं ऐसे बैठे हुए हैं और लेखक को यहाँ बिठाया जाता है। अभी इनका मानना होता है कि जो सामने बैठे वाले बच्चे हैं वो होशियार होते हैं, इनको सब कुछ आता है, इसलिए वो पीछे वाले बच्चों को उठाते थे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो पीछे वाले को न उठाकर सामने वाले को उठा देते और सामने वाले को ही उसका उत्तर नहीं आता था। ऐसा बहुत बार हुआ है, लेकिन मैं पीछे नहीं लेकिन सामने बैठता था 2 या 3 के नंबर के बेंच पर। अवसर पर हेडमास्टर साहब हमेशा मुझे मुआयना वाली कक्षा में सबसे पीछे बैठा देते। मुझे उनका निर्देश होता था कि डिप्टी साहब जब भी कोई सवाल किसी से भी पूछे तो तुम तुरंत खड़े होकर उत्तर दे देना। मैं ऐसा ही करता था। ऐसा करने पर डिप्टी साहब अक्सर चिढ़कर
कहते कि तुमसे तो हमने सवाल पूछा ही नहीं था। यानी वह किसी को भी सवाल पूछे तुम जल्दी उठकर उसका उत्तर बता देना, और लेखक बता देते थे और वो चिढ़कर कहते थे कि तुमसे तो नहीं पूछा था। इस पर हेडमास्टर साहब हमेशा डिप्टी साहब से कहते कि साहब यह एक हरिजन का बेटा है जो हमारे स्कूल का सबसे अच्छा अच्छा विद्यार्थी विद्यार्थी है। आदतन हर हर काम पहले करता है। इनके इनके इस तर्क पर डिप्टी साहब का पूरा ध्यान हरिजन के इर्द गिर्द चला जाता और वे तुरंत पूछने लगते कि और कितने हरिजन यहाँ पढ़ते हैं। यानी वह हेड मास्टर जी कहते थे कि यह दलित हरिजन है, तो और वो होशियार है, तो वो तुरंत दूसरे हरिजन बच्चे कितने हैं और हरिजन के विषय पर भी वह बात करने लगते, और जो प्रश्न पूछना था वह ये हो जाता था, छूट जाते थे पढ़ाई के बारे में। पूछने लगते कि और कितने हरिजन के यहाँ पढ़ते हैं तथा वे पढ़ने में कैसे हैं, आदि आदि आदि। इस तरह मुँह आईना समाप्त हो जाता। हेडमास्टर साहब की यह रणनीति हमेशा सफल होती, किंतु एक बार वही पुराने वाले डिप्टी साहब दोबारा आ गए। उस समय हेडमास्टर साहब बहुत घबरा गए थे, क्योंकि पहले वाली रणनीति दोहरा नहीं सकते थे, क्योंकि जो पहली वाली रणनीति वो दोहरा नहीं सकते थे क्योंकि वो फिर से आए थे। जैसे तैसे मुँह आईना हुआ और अच्छा ही रहा, किंतु इस बार मेरा उपयोग न हो पाने से मुझे थोड़ी निराशा ज़रूर हुई थी। अ, उस ज़माने में डिप्टी साहब का स्कूलों में काफ़ी भय जमाया रहता था। एक बार मैं चौथी कक्षा 1958, यानी लेखक चौथी कक्षा में कौन से वर्ष में थे, तो 1958 में लेखक चौथी कक्षा में थे, याद रखिए। मैं पढ़ रहा था, स्कूल के बाहर एक टूटी दीवारों वाला बिना छत का खंडहर था जिसमें हमें बैठाकर मुंशी जी पढ़ा रहे थे। इस खंडहर का फर्श समतल था। मुंशी जी आदतन हमेशा हुक्का पीते रहते थे। वे तथा बच्चों से आग जलवाकर अपनी तंबाकू वाली बड़ी सी चिलम भरवाते रहते थे। उस खंडहर के बगल बगल में कई बीघा खेतों में बड़ी बड़ी अरहर की फसल खड़ी थी। हुक्का पीते हुए मुंशी जी ने अचानक देखा कि एक बीघा दूरी पर एक आदमी धोती कुर्ता पहने किंतु सिर पर हैट लगाए स्कूल की तरफ चला आ रहा है। मुंशी जी ने हैटधारी को हैटधारी को हैटधारी होने का मतलब यह निकाला कि डिप्टी साहब बिना सूचना दिए स्कूल का मुआयना करने आ रहे हैं, क्योंकि उस समय डिप्टी साहब लोग हमेशा हेड पहनकर आते थे। वास्तव में हेड अफसर होने का सबसे बड़ा प्रतीक था, क्योंकि अभी कुछ ही वर्ष पूर्व हेडधारी अंग्रेज भारत छोड़कर आप वापस इंग्लैंड गए थे, किंतु अपनी विरासत पढ़े लिखे भारतीयों के लिए बरकरार रखी थी। अंततः इस धोती कुर्ते वाले हेटधारी को मुंशी जी ने डिप्टी साहब समझकर डर के मारे आग जलती हुई चिलम समेत हुक्कों को अरहर की खड़ी फसलों के बीच फेंक दिया। उस खेत में अरहर की सूखी पत्तियां पड़ी सूखी बड़ यानी किस खेत में वो हुक्का पीने की जो चिलम फेंकी थी, तो अरहर के पेड़ में फसलों में फेंकी थी, और जो सूखे पत्तों ने आग पकड़ी थी। पत्तियां बड़ी मात्रा में गहनता के साथ फैली हुई थी। कुछ ही पलों में चिलम की आग से सूखी पत्तियां जलने लगी और उसकी लपेटें बड़ी तेज से फैलने लगी। कुछ पल तक तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उधर डिप्टी साहब के डर से जोर जोर से बोलकर मुंशी जी किताब पढ़ाने लगे। इस बीच हेडधारी व्यक्ति स्कूल के पास से गुजरने वाली पगडंडी से होता हुआ आगे निकल गया। इसके बाद मुंशी जी ने सारे बच्चों को अपनी अपनी पटरी से आग बुझाने के लिए दौड़ा दिए। जैसे तैसे पटरी से पीट पीट कर ढेर ढेर सारे बच्चों ने आग बुझाई। गनीमत यह थी कि अरहर के डंठल अभी बच्चे थे, इसलिए उसमें आग नहीं लग पाई, वरना कई बीघा में फैली फसलें जलकर राख हो चुकी थी। मुंशी जी समेत पूरे स्कूल ने राहत की सांस ली। इस बीच मुंशी जी धड़कते हुए दिल के साथ बोल पड़े, सरवा डेरवाए देहल, यानी जो है वह डरा दिया। बाद में पता चला कि वे स्कूल के पास वाले डटवा गांव के
तेजई सिंह नामक जमींदार थे जो सिर्फ 5वीं तक पढ़े थे, किंतु हेट लगाकर हमेशा साहबी रोब झाड़ा करते थे। उस दिन मुंशी यानी क्या नाम था, तेजई सिंह था, याद रखिए, को हेडमास्टर साहब ने बहुत धिक्कारा था। डिप्टी साहब की कड़ी में एक दिन जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था, अचानक असली डिप्टी साहब स्कूल का मुआयना करने आ गए। उस दिन हेडमास्टर परशुराम सिंह 5वीं कक्षा के सारे विद्यार्थियों को अपने गांव सिगर संडी ले गए थे। यानी कौन से, कहाँ हेडमास्टर के गांव कौन सा था, तो सिगर संडी गांव था परशुराम सिंह का गांव, और उस 5वीं कक्षा के बच्चों को ले गए थे, जहाँ उनसे कई गाड़ी गन्ना छिलवाया गया था। यानी उस सिगर संडी नामक गांव जो था परशुराम सिंह का था, हेडमास्टर थे, और उन्होंने उस 5वीं कक्षा के बच्चों को ले गए, और वहां जाकर जो है उसको बहुत सारा कई गाड़ियां जो है गन्ना छिलवाया गया। कारण यह था कि हेडमास्टर साहब इस क्षेत्र के सबसे बड़े जमींदार थे, जिसके घर 22 जोड़ी बैल की थी। यानी इस जो मुर्दहिया आत्मकथा में किसके घर में 22 जोड़ी बैलों की थी, तो हेडमास्टर परशुराम सिंह के घर में 22 जोड़ी बैलों की थी, याद रखिए, पूछा जा सकता है। जाड़ों के दिनों में उनका गन्ना चिरैया कोट थाना स्थित चीनी मिल में बैलगाड़ियों पर लदकर जाता था। अंततः एक दिन जल्दी गन्ना छीलकर गाड़ियों में लादने के लिए वे छात्रों को अपने गांव ले गए। गनीमत यह थी कि 1ली से 4वीं कक्षा के छात्र एवं अध्यापक स्कूल में थे। उस दिन डिप्टी साहब ने हेडमास्टर साहब के बारे में पूछा तो अन्य अध्यापकों में बता दिया कि वे 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को लेकर पास वाले गांव में श्रमदान के लिए गए। यानी अन्य अध्यापकों ने बताया मास्टरों ने कि हेडमास्टर साहब जो है 5वीं कक्षा को लेकर श्रमदान के लिए पास वाले गांव में गए हैं। स्मरण रहे कि आज़ादी के पहले दशक में स्कूलों में श्रमदान का प्रचलन था, जिसके तहत बच्चों को आसपास के गांवों में श्रमदान करना पड़ता था। डिप्टी साहब हेडमास्टर तथा छात्रों के आने का इंतजार करने लगे। काफ़ी देर बाद दोपहर के बाद हम लोग स्कूल वापस आए। डिप्टी साहब स्कूल के बाहर ही बैठकर हमें आते हुए देख रहे थे। पास आने पर अचानक हेडमास्टर साहब से बिना कुछ पूछे कुछ छात्रों से ही पूछ लिया कि वे कौन सा श्रमदान करके आ रहे हैं। यानी जो डिप्टी साहब थे वह स्कूल के पास सामने ही बैठे थे, तो बच्चे और हेडमास्टर आए, और वो उस जो साहब थे डिप्टी कमिश्नर, उन्होंने बच्चों को हेडमास्टर को न पूछकर सीधा बच्चों को ही पूछा कि कौन सा श्रमदान करके आए हो। ये जो एनएसएस है, एनएसएस आज अभी है वह डिग्री कॉलेज में, जैसे कि मुझे पता है उनका इंचार्ज पिछले वर्ष में था। तो उसका एनएसएस जो था, एनएसएस जो है वो आजकल डिग्री के बच्चों को 11वीं 12वीं की कक्षा या डिग्री के बच्चों को ये एनएस विश्वविद्यालय की तरफ से है, जिसमें श्रमदान का कार्यक्रम लिया जाता है। श्रमदान करके आ रहे हो, यानी कौन सा श्रमदान करके आ रहे हो। छात्रों ने बिना सोचे विचारे सही बता दिया। गन्ना छीलने की बात सुनकर डिप्टी साहब आग बबूला हो गए और वापस जाने लगे। उस दिन हेडमास्टर साहब बहुत गिड़गिड़ाए थे तथा बड़ी मुश्किल से डिप्टी साहब को मनाकर स्कूल में वापस ले आए थे। बाद में बच्चों के बीच अफवाह उड़ी कि हेडमास्टर साहब ने डिप्टी साहब को 1 महीने की तनख्वाह घूस में देकर मनाया था। यानी कितनी महीनों की तनख्वाह हेडमास्टर साहब ने दी थी, तो 1 महीने की। इस घटना के बाद कभी दोबारा गन्ना छीलने वाला श्रमदान नहीं हुआ। उधर वापस गांव में देखा जाए तो सन 1958-59 लगभग 57 का ही अग्रसित, यानी कहा जाए तो 1957, इसको छोटा करते हैं, यहाँ पर है 1957, 58 और 59, यानी लगातार ये 3 वर्ष ही अकाल रहा। उधर वापस गांव में देखा जाए तो सन 1958, 59, 57 का ही अग्रसारित रूप था, यानी उस अकाल का ही रूप था सूखे का। इस अवधि में हमारे पूरे क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ गया था।
दोनों वर्ष बहुत कम बारिश हुई, यानी दोनों वर्ष जो है यानी 58-59 में दोनों वर्ष जो है बारिश बहुत कम हुई। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। उचित सिंचाई के साधनों की निहायत कमी के कारण अधिकतर फसल सूख गई थी, यानी पानी नहीं था तो सब फसल सूख गई थी। अंततः 1957 में नवग्रहों के मिलने से, यानी 1900 नवग्रह किस साल में मिले थे तो 1957 में मिलते, याद रखिए। 1957 में मिलने से होने वाले अनिष्ट की अफवाह का साकार रूप सूखे से उत्पन्न स्थिति में लोगों को साफ तौर पर दिखाई देने लगा था। इसलिए अंधविश्वासों का हद से ज़्यादा बोलबाला हो गया था। खाद्यान्नों की कमी के कारण लोग भुखमरी के शिकार होने लगे थे। अनेक गांवों में विशेष रूप से दलित परिवार के लोग रात में अक्सर फाका करने लगे थे। हमारे घर वालों को भी यह स्थिति थी। हमारी दादी हुक्का पीने की बड़ी शौकीन थी, यानी लेखक की चाची हुक्का पीने की शौकीन थी, याद रखिए। इसलिए एक बोरसी में हमेशा कड़े की आग सुरक्षित रहती थी। दलित बस्ती की अनेक औरतें चूल्हा जलाने के लिए प्राय रोज दादी से आग मांग कर ले जाती थी। यानी दलित बस्ती की महिलाएं जो है चूल्हा जलाने के लिए दादी से आग मांगती थी, याद रखिए। उस समय अनेक घरों में फाका के कारण चूल्हे नहीं जलते थे, इसलिए दादी से कोई जब आग मांगने नहीं आता तो वह बड़ी दुखित होकर कहती कि लगता है उनके घर खाना नहीं पकेगा। दादी की इस उक्ति में अत्यंत करुणा का भाव छिपा रहता था, किंतु उस दिन स्वयं हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता, उसके बारे में वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देती थी। दादी की इस चुप्पी के बारे में जब आज मैं सोचता हूँ तो लगता है कि उसके अंदर कितनी भारी पीड़ा सुलगती रही होगी। उस अकाल के दौरान सबसे सस्ती वस्तु चीनी मिल से निकला हुआ चोटा होता था। यानी सबसे सस्ती कौन सी, जो चीनी मिल से जो निकला हुआ चोटा था वह होता था। अधिकतर दलित बाजार से चोटा लाकर सुबह और दोपहर को उसका रस घोलकर पीते थे तथा उसके साथ मटर की दाल पानी में भिगोकर 1-2 मुट्ठी खा लेते थे। रात के समय यदि उपलब्ध हुआ तो आटे की मोटी लिट्टी बनाकर नमक प्याज से लोग गुजारा करते थे। चोटा लगातार पीते रहने से विशेष रूप से बच्चों को अक्सर पेचिश की बीमारी होती थी। यानी पेचिश की बीमारी किसके कारण होती थी? चोटा ज़्यादा पीने से बच्चों को होती थी, याद रखिए। ऐसा होने पर दादी प्राय गांव की औरतों को कहती कि वे अमरूद या अमलताश की पत्ती पीसकर छानने के बाद उसका रस पेचिश पीड़ितों के पिलावे। इस रस से पेट हमेशा ठीक हो जाता था। गांव के आसपास के छोटे मोटे जल स्रोतों के सूख जाने के कारण दलित बच्चे अक्सर बहुत कम नहा पाते थे। यानी आसपास के जो भी पानी के स्रोत थे वह सूख गए थे, इसलिए खुजली की बीमारी बड़ी तेजी से फैल जाती थी। दादी खुजली ठीक कराने के लिए मंगरैया नामक पौधे की पत्तियां पीसकर उस पर थोपने लगती थी। यानी दादी खुजली कम करने के लिए कौन सी दवाई बताती थी? तो मंगरैया नामक जो पौधा था उसकी पत्तियां पीसकर लगाने के लिए, याद रखिए। और अमलताश के पेड़ जो है वह बच्चों को पोता पीने से जो ज़्यादा पेट में बीमारी होती थी, इस कारण ये अमलताश की पत्ती पीसकर देती थी। और भंगरैया नामक पौधे की पत्तियां जो है खुजली के इलाज करती थी, जिससे खुजली ठीक हो जाती थी। फोड़े फुलसी के ऊपर वह अल्कोहल के पत्ते पर मदार के दूध को पोतकर चिपकवा देती थी, जिससे उसका इलाज हो जाता था। इस प्रकार के अनेक नुस्खे से उस अकाल में दादी अनेक लोगों का मुफ्त में इलाज कर देती थी। सबसे मज़ेदार बात तो यह थी कि दिवाली का त्यौहार आने पर मेरी माँ परंपरा के अनुसार अनाज बछोरने वाले सूप को एक लकड़ी से भद भद पीटते हुए रात की अंतिम घड़ी में घर के एक कोने में जाती और साथ में जोर जोर से आर्द्व गायन शैली में सूप पीटो दरिद्र खेदो, यानी सूप पीटो दरिद्रो हटो, ऐसा कुछ गाती थी। जाप भी करती रहती। गांव की अन्य महिलाएं भी ऐसा करती थी, किंतु कोई घर से दरिद्रता भगा
पाने में कभी सफल नहीं हुआ। उस अकाल में भी खूब सूप सूप पीटे गए, किंतु हर घर के कोने-कोने में वही समाई हुई थी। ऐसा लगता था कि मानो धरती की सतह से पानी कहीं उड़ गया था, किंतु हर बड़े छोटे भूखे की आंखों में एक एक समंदर हिलोरे ले रहा था। गांव के जमींदारों के पास अन्न के भंडार हमेशा होते थे, यानी गांव के जो जमींदार थे, उन जमींदारों के पास अन्न के जो खाद्य के जो भंडार थे वह हमेशा होते थे, लेकिन वो दलितों को नहीं देते थे। लेकिन वो दलितों को नहीं देते थे। हिलोरे ले रहा था। जमींदारों के पास अन्न के भंडार हमेशा होते थे। वे कई कई मन अनाज अलग से रखते थे, जिसे बेगही कहते थे। यानी जो अलग से रखे हुए अनाज को क्या कहते थे, तो बेगही कहते थे। याद रखिए, जो जमींदार से अलग रखते थे अनाज, उसको बेगही कहते थे। याद रखिए, बेगही का मतलब था खेत में बोने के लिए बीज। यानी बेगही का मतलब क्या है, तो खेत में बोने के लिए बीज जो है अलग निकाल कर रख देना है, उसको बेगही कहा जाता है। याद रखिए, वे हर साल दलितों को हर फसल के बोने के लिए सवैया पर बेगही देते थे। यानी सवैया पर बेगही देते थे। सवैया का मतलब था कि यदि एक सेर बेगही दिया गया तो फसल कटने के बाद सवा सेर अनाज अनाज लौटाना पड़ेगा। यानी सवैया का मतलब क्या था, जो एक सेर किसी दलित को बोने के लिए अनाज दिया, बेगही दी, अनाज दिया, और फिर वो फसल उगने के बाद उसका जो है उसके बाद सवा सेर उसको अनाज लौटाना पड़ेगा। यह बेगही सारे दलित हरवाही के बदले उन्हीं जमींदारों द्वारा दिए गए छोटे छोटे खेत के टुकड़ों में बोने के लिए लाते थे। किंतु उस अकाल में पेट भरने के उद्देश्य से जब उसने बेगही मांगी जाती तो वे बेढ़िया पर देने को तैयार होते। यानी जो फिर वो भूख मिटाने के लिए अनाज मांगते थे, तो वह जमींदार जो है बेड़िया पर देने के लिए तैयार होते थे। बेड़िया का मतलब था एक शेर के बदले 1.5 शेर वापस करना। यानी बेढ़ी का मतलब क्या था, तो एक शेर के बदले 1.5 शेर अनाज वापस करना। जैसे कहा जाए तो 5 किलो नहीं, 1 किलो अनाज लिया है तो उसके बदले में 1.5 किलो वापस करने का, ऐसा। तो वह बेगैया। और सवैये का मतलब क्या है, तो सवैये का मतलब ऐसा था, एक शेर दिया जाए उसको बोने के लिए बेगही, तो उसको लौटाते समय सवा शेर लौटाना पड़े, ऐसा याद रखिए। उस भूखमरी के दौर में यह अमानवीय डेढ़िया की मुनाफा मुनाफाखोरी बड़ी दुखदाई सिद्ध होती थी। अधिकतर दलित डेढ़िया न चुका पाने के भय से बहुत कम बेगही उधार ले पाते थे। ऐसी बेगही न चुका पाने पर दिन भर जमींदारों के खेत पर बनी बदले गई दिन तक मुफ्त में काम करना पड़ा। यानी जो बेढ़िया जो है खाने के लिए लाया गया अनाज न चुका पाने पर वह दिनों दिन जो है मुफ्त में निःशुल्क काम करना पड़ता था। बनी का मतलब होता था दिन भर काम के बदले एक शेर अनाज की मजदूरी। यानी बनी का मतलब क्या था, तो बनी का मतलब यह था कि दिन भर काम करने के बदले एक शेर अनाज मिलता था, अनाज की मजदूरी मिलती थी, उसको बनी कहते थे। याद रखिए, पूछा जा सकता है। उन दिनों किलो या ग्राम का प्रचलन नहीं था। अंत सारी तौल से सेर तथा छटाक में होती थी। एक शेर का बटखरा एक टूटा हुआ पत्थर का टुकड़ा होता था, जो सरकारी सेल से बहुत छोटा होता था। हमेशा गांव के ब्राह्मण तो ईंट तोड़कर अपना सेल चलाते थे। यानी गांव ईंट तोड़कर ईंट के छोटे से टुकड़े को शेर कहते थे, जो असली शेर से लगभग 1/4 कम का होता था। वे बनी इसी ईंट से तोलकर वह भी सबसे खराब अनाज दलितों को देते थे। किंतु बेगही वापस असली सेल से लेते थे। यानी वो देते समय नकली सेल से देते थे और वापस करते समय असली सेल से। अंत बेगही तथा कम तोली हुई बनी का मिलना भी दुभर हो जाता था। डेढ़िया बेगही का चक्रविधि भुगतान और ईंट वाली तौल से चुकाई जाने वाली बनी आदि को लेकर दलितों तथा ब्राह्मणों के बीच अक्सर बड़ी तनातनी हो जाती थी।
प्राय हर साल दलित कुछ दिनों के लिए हड़ताल कर देते थे। हड़ताल के दौरान कभी-कभी लाठी और डंडे तक चल जाते थे। जब भी लाठी डंडे चलने की नौबत आती, गांव के सारे दलित पंचायत के लिए हमारे घर चौधरी चाचा के यहाँ आते। उसी कुएं के चबूतरे पर पंचायत होती और चौधरी चाचा सबकी राय से कुर बांध देते थे, यानी कुर बांध देते थे। कुर बांधने का मतलब था, कुर कुर यानी क्या, कुर बांधने का मतलब था किसी निर्धारित समय तथा स्थान पर जमीन पर खपड़े से एक खूब लंबी रेखा खींच देना। उस रेखा के दोनों तरफ काफी दूर 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 पर दोनों परस्पर विरोधी पक्ष खड़े होते। रेखा के उस पार खड़े दलित उस पार खड़े ब्राह्मणों को चुनौती देते कि यदि हिम्मत हो तो रेखा पार करके दिखावे। यानी वह यदि ऐसी मुसीबत आती थी तो एक ऐसी रेखा खींची जाती थी, उसको लक्ष्मण रेखा। और यहाँ पर जो है ब्राह्मण को खड़ा कर दिया, यहाँ पर दलित को खड़ा कर दिया, तो उसको कहते थे कि हिम्मत है तो तुम दोनों ही इस रेखा को छू कर दिखाओ। ऐसा वो कहते थे। कौन? चौधरी चाचा, जो ये थे चौधरी थे 12 गांव के। उसी कूच के चबूतरे पर पंचायत होती थी। चौधरी चाचा सबकी राय से कुर यानी जो लक्ष्मण रेखा जो बीच में खींची जाती थी बांध देते थे। कुर बांधने का मतलब था किसी निर्धारित समय तथा स्थान पर जमीन पर खपड़े से एक खूब लंबी रेखा खींच देना। उस रेखा के दोनों तरफ काफी दूर दूर पर दोनों परस्पर विरोधी पक्ष खड़े होते होते रेखा के इस पार खड़े दलित उस पार खड़े ब्राह्मणों को चुनौती देती कि यदि हिम्मत हो तो रेखा पार करके दिखावे। यदि ब्राह्मण रेखा पार कर लेते तो तुरंत दलितों से लड़ाई शुरू हो जाती। यानी वो ब्राह्मणों ने वो ये रेखा पार कर दी तो यहाँ के दलितों के साथ लड़ाई हो जाती थी। ब्राह्मण हमेशा भाले और बल्लम से लैस रखते थे, यानी भाले और बल्लम से वह ये करते थे, लैस रखते थे। किंतु दलित सिर्फ लाठियाँ रखते थे, यानी दलितों के पास सिर्फ लाठियाँ थी। ऐसी कुरबंदी लड़ाइयों में दलित महिलाओं की वीरता देखने ही बनती थी। यानी ऐसे में जो है दलित महिलाएं जो है वीरता देखने बनती थी, यानी वीरता जो है दलित महिलाओं की देखने लायक होती थी। ये सारी महिलाएं मरे हुए बैलों तथा गायों की बड़ी बड़ी तलवानुमा पसलियाँ अपने घरों में आवश्यक हथियार के रूप में रखती थी। यानी जो महिलाएं जो है घर में जो गाय बैल मरे होती उसकी जो पसली हड्डियाँ होती जो तलवार की तरह वो घर में रखती थी। कुछ दलित औरतें गांव के पास वाले गड्ढों में फेंकी हुई बियाना कमाने वाली हड्डियों को उठा लाती। गांव की ब्राह्मणियों को जब बच्चे पैदा होते तो ये दलित महिलाएं उन्हें पैदा करवा कर उनकी नाल खेरी काट कर हर हड्डियों में भर कर गड्ढे में फेंक आती थी तथा 12 दिन तक जच्चा बच्चा दोनों की वे लगातार मालिश आदि करती थी। यहाँ तक कि उनके मल मूत्र भी वे हड्डियों में भरकर फेंक देती थी। इन्हीं सारी क्रियाओं को बियाना कहती थी। यानी बियाना यानी क्या? जो दलित महिला द्वारा उन बच्चों छोटे जो डिलीवरी हुई बच्चा था, छोटा बच्चा, उनकी मालिश करना और उसकी देखभाल करना, उसका मल मूत्र साफ करना, उसको क्या कहते थे? तो उसको बियाना कहते थे, याद रखिए। हमारे घर में चौधरी चाचा बियाना कमाने सिद्ध हस्त थी। यानी चौधरानी यानी जो चौधरी चाचा थे उसकी जो पत्नी थी चाची, वो बियाना कमाने में सिद्ध हस्त थी तथा गांव के अधिकतर बच्चों को वह पैदा करता थी। यानी जो दाइन कहते थे वह। कुर की लड़ाई के दौरान जब दलित महिलाएं इन हड्डियों तथा गाय बैलों की फसलियों को लेकर ब्राह्मणों को मारने के लिए दौड़ते तो वे जान बचाकर भाला भल्लम फेंक कर बड़ी तेजी से पीछे भागने लगते, क्योंकि वह जो है वह ब्राह्मण जो है वो हड्डियाँ वो देखकर वह जो है अपशकुन मानते थे, वह पाप मानेंगे और वो भाग जाते थे। क्योंकि बियाना की हड्डियाँ और मरे बैलों तथा गायों की फसलियों से छू जाने के महापाप समझते थे। ये औरतें कुछ हड्डियों तथा फसलियों को जोर लगाकर दूर फेंकती, जिससे ब्राह्मण अत्यंत भयभीत हो जाते थे। इस प्रक्रिया में हमेशा दलितों की जीत होती थी। यानी ये दलित महिलाओं से जो फेंकते थे इनसे इतना वह ये करते थे, लेकिन उस फिर वही महिलाएं जो है आप उनकी बच्चों की मालिश करती थी, ये करती थी,
तब बच्चों को कोई पाप या बच्चा कोई ये नहीं होता था क्या? ये बात मुझे कहीं न कहीं बहुत चोट करती है दिल को। एक संतप्त आत्मकथा है। संतप्त आत्मकथा में जो वहाँ पर संतप्त आत्मकथा में जो दलित महिला है, वह घर में काम करती है। घर में काम करती है। एक ठाकुर के घर में काम करती है और वो ठाकुर जो है उस महिला के साथ छेड़खानी करता है और छेड़खानी करता है और उसको घर के किसी अन्य कामों घर में उसको छुआ-छूत मानता है, उसको कहीं बर्तन नहीं छूने देते हैं, ये नहीं करने देते। फिर उसके साथ कुछ गलत करते समय यह ठाकुर तब भ्रष्ट क्यों नहीं हुआ, तब इसको पाप क्यों नहीं लगा? ये जो है संतप्त आत्मकथा में काफ़ी अच्छे ढंग से लेखक ने चित्रित किया है। मैंने पढ़ी हुई संतप्त आत्मकथा। इसमें जो उस दलित यानी लेखक की माँ रहती है वो दलित और उस ठाकुर के घर में साफ-सफाई का काम करती है, किसी बर्तन को छूने नहीं देते, ये नहीं करते, उसको काफ़ी नीचता के साथ देखा जाता है और वो ठाकुर उसके साथ कुछ गलत करता है, तब वह ये नहीं हो तब वो शूद्र नहीं होता क्या? ये ऐसा प्रश्न उपस्थित होता है सामने। खैर छोड़िए, हम यह पढ़ते हैं। जान बचाकर भाला बल्लम फेंककर बड़ी तेजी से पीछे भागने लगते, क्योंकि बियाना की हड्डियों और मरे बैलों तथा गायों की फसलियों से छू जाना वे महापाप समझते थे। यह औरतें कुछ हड्डियों तथा फसलियों को जोड़ लगाकर दूर फेंकती, जिससे ब्राह्मण अत्यंत भयभीत हो जाते थे। इस प्रक्रिया में हमेशा दलितों की जीत होती थी। कुरबंदी लड़ाइयों की परंपरा दलितों के बीच संभवतः महाभारत की कुरुक्षेत्र में संपन्न कौरव पांडव युद्ध से आई थी। यानी जो कुर बांधने की जो प्रथा थी, परंपरा थी, वह कहाँ से दलितों में आई थी? महाभारत की कुरुक्षेत्र से। यानी महाभारत का जो कुरुक्षेत्र में जो महाभारत हुआ था, उसमें कौरव पांडवों के युद्ध से आई थी। इसके बाद कई ब्राह्मण गिड़गिड़ाते हुए पुनः काम शुरू करने के लिए राजी करते थे तथा कुछ दिनों तक असली शेर से तोलकर बनी देते थे, किंतु बाद में फिर वही ईंटों वाला शेर हावी हो जाता। फसल कटाई के दौरान शेर भर अनाज बनी में देने का प्रचलन नहीं था। यानी फसल कटाई के दौरान जो है, फसल कटाई या फसल निकालने के समय जो है दौरान शेर भर अनाज बनी में देने का प्रचलन नहीं था, बल्कि अ, बल्कि 20 डेका फसल पर 1 टेका, यानी 20 सेर फसल हुई तो उसका उसका यानी 20 टेका फसल हुई तो उसका 1 टेका देने का प्रचलन था, रूप में मिलता था। केड़ा का मतलब था दोनों बाहों के बीच फसल आट जाना, यानी जो दोनों बाहें, यानी उसको मराठी में कौड़ा कहते हैं। तो दोनों बाहों के बीच में जितनी फसल आएगी बेटेगी, वैसे 20 इसके अंदर गट्ठे के अंदर से 1 कट्ठा जो है उसको दिया जाता था। जिसकी फसल आट जाती थी उसे एक केड़ा कहते थे। अंत फसल काटते समय दलित केड़ा बना कर खेत में रखते जाते थे तथा पूरे खेत की कटाई के बाद सारे केड़ों को गिन कर बनी वाले केड़े केड़े 20 पर 1 के हिसाब से निर्धारित करते थे। अभी एक बात याद रखिए, ये दलितों को छूने से इनकार करते, ये करते, फिर उसने काटी हुई फसल, खेत में काम किया है, काम करके फसल इसने बोई है, तो फिर वह सवर्ण लोग, ब्राह्मण लोग फिर उन्होंने बोई हुई फसल क्यों खाते हैं? ये भी प्रश्न उपस्थित होना चाहिए हमारे सामने। तो इस पर चर्चा के लिए ऐसे विमर्श सामने आए हैं। इन केड़ों में से 1 या 2 केड़े दलित अपनी मर्जी से चुनते थे तथा बाकी ब्राह्मण मालिकों की मर्जी से किसी केड़े को दलित अपनी मर्जी से लेते। उसमें रखी जाने वाली खूब धाने वाली फसलों की दबा कर रखते। अधिकतर दलितों को ठीक से गिनती नहीं आती थी, यानी अधिकतर दलितों को ठीक से गिनती नहीं आती थी, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे। इसलिए ब्राह्मण केड़ा गिनने में चालाकी कर जाते थे, यानी ब्राह्मण जो है वो केड़ा गिनने में चालाकी कर देते थे। जैसे 18 हुआ तो 20 ही बताते होंगे। किंतु दूसरी कक्षा के बाद मेरे घर वालों के लिए केड़ा गिनने में मेरी गणित हमेशा काम आती रही। यानी लेखक दूसरी पास हुए और तब लेखक को अच्छी खासी गिनती आती थी, तो केड़ा गिनते हुए लेखक को ले जाते थे। गांव के कुछ अन्य दलित भी मुझे केड़ा गिनने के लिए ले जाते थे, किंतु उस अकाल के दौरान बहुत कम फसलें उत्पन्न हुई, इसलिए बानी के केड़े भी कम ही मिले।
इस अकाल के दिनों में दलितों को बहुत ज़्यादा श्रम करना पड़ा, किंतु कमाई बहुत कम होती पाई थी। विशेष रूप से ज़मींदारों के खेतों की सिंचाई के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। दलितों को ज़मींदारों द्वारा काम पर बुलाने के लिए एक विचित्र परंपरा थी। हर रोज़ रात के पिछले पहर में जब भी विभिन्न गाँवों में पालतू मुर्गे और ज़ोर-ज़ोर से कुक्कड़ को आवाज़ की निकालते हुए बोलते थे, सारे ज़मींदार अपने-अपने घरों के बाहर खड़े होकर चरवाहों के नाम लेकर ज़ोर-ज़ोर से बुलाते रहते। यानी जब सुबह हो जाती थी, तो सारे ज़मींदार जो थे वह ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ लेकर चरवाहों को खेत में काम के लिए बुलाते थे। हर दलित चरवाहा अपने मालिक की आवाज़ सुनकर जोर से चिल्लाकर उत्तर देता। आवत हई मालिक। जमींदारों द्वारा बुलाए जाने वाले शब्द प्राय बड़े ही निरादरपूर्ण यानी निरादर आदरपूर्ण नहीं होते थे, निरादर पूर्वक होते थे। और वह कहते थे दलित की आवत हई मालिक, यानी वह इज्जत के साथ मान सम्मान के साथ कहते कि आते हैं मालिक। पहली आवाज़ पर कुछ उत्तर न मिले पर वे गालियाँ देते हुए दोबारा आवाज़ देते, यानी पहले आवाज़ दिया था और किसी ने उत्तर नहीं दिया तो वो गालियाँ देते और फिर आवाज़ देते। दलित इन गालियों का जवाब नहीं दे पाते। इस तरह प्रतिदिन सूर्योदय से 1-2 घंटे पहले ही मुर्गों की बांग पर दलित काम पर चले जाते थे और शाम तक यानी सुबह से लेकर शाम तक काम करते थे। अत्यधिक काम के बाद थर-थर अधपेट खाकर रात में सोए हुए दलित मुर्गे की आवाज़ के बाद बिना नींद पूरी हुए मजबूरी में जागने पर प्रतिदिन दुखित होकर उन मुर्गों को गालियाँ देते थे जो मुर्गा चिल्लाने से उठते थे। ये आज भी ऐसा शोषण होता है। आज दलित नहीं है, लेकिन हर क्षेत्र में काम करने वाले के साथ शोषण होता ही होता है। इस पर मैंने 2 पंक्तियाँ लिखी है। मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं जब भी याद आऊँगा तब मैं सुनाऊँगा। उन मुर्गों को गालियाँ देते थे। अंत ये ज़मींदारों का सारा गुस्सा मुर्गों पर ही उतार कर संतुष्ट हो जाते थे। इस संदर्भ में राजस्थान के ग्रामीण दीवारों पर रंगी गई एक लोक कला दृश्य पटल पर उभर कर सामने आती है, जिसके अनुसार मुर्गे की बांग पर प्रेमी प्रेमिका को छोड़कर अपने घर चला जाता है। यानी मुर्गे की बांग देता है और प्रेमी जो है प्रेमिका को छोड़कर अपने घर चला जाता है। जो ये राजस्थान के एक दीवार पर राजस्थान में एक ग्रामीण गाँव है, उसके दीवार पर ये रंगी हुई चित्रकला है, लोक कला है। प्रेमिका गुस्से में लाल होकर मुर्गे पर तीर से निशाना साध देती है। यानी जो है प्रेमिका जो है प्रेमी छोड़कर चला जाता है और वो गुस्से में लाल हो जाती है और उस मुर्गे को गालियाँ देने लगती है कि तू ये मुर्गा तू क्यों चिल्लाया, तू चिल्लाया इसलिए मेरा प्रेमी जो है मुझको छोड़कर चला गया। इतना ही नहीं, यानी प्रेमिका गुस्से में लाल होकर मुर्गे पर तीर से निशान साध देती थी। इतना ही नहीं, हल जीतते समय अनेक दलित बैलों को खूब गालियाँ सुनाते थे। ये गालियाँ बैलों के गोसैया यानी मालिक की बहन बेटी की ऐसी तैसी कर देती। यानी हल चलाते समय वह जो हलवा जो है, हल चलाने वाला जो है बैलों को गालियाँ देता था, वह खासकर बैलों के ज़रिए उस बैल के मालिक को गालियाँ देता था। युवा हरवाए ऐसी गालियाँ कुछ ज़्यादा ही देते, किंतु पुराने लोग शांत रहते थे। मेरे पिताजी बहुत शांत प्रकृति के थे। वे कभी भी ऐसा नहीं करते थे। उनके परोपकारी स्वभाव की प्रतीक उनकी एक आदत मुझे आज भी प्रेरणा देती है। वे जब भी कहीं जाते हमेशा रास्ते में पड़े कंकड़ पत्थर यानी जब भी कभी लेखक के पिताजी बाहर जाते, स्वभाव का प्रतीक उनकी आदत मुझे प्रेरणा देती रहती। वे जब भी कभी हमेशा रास्ते में पड़े कंकड़ पत्थर तथा यानी जाते समय रास्ते में पड़े पत्थर कंकड़ जो है वह उठाते थे। तो यहाँ पर हम रुकते हैं और बाकी का भाग बाद में देखते हैं। धन्यवाद। ऐसे अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत